और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक मैनिफेस्टो, किसी एक सोशल मीडिया और बुक क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हाँ, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, नीतियों की कोई समीक्षा करता नहीं है। विपक्ष के लोग लगातार कोई ना कोई छोटी छोटी बातों की जो आलोचना करते हैं, और कुछ भी बात न मिले तो छोटे छोटे धरने प्रदर्शन, उनको उकसाने की बात करते हैं। चल 10 लोग धरने पर बैठ जाओ, तुम अपनी मांग बना के लाओ। हम कहते हैं धरने प्रदर्शन के बिना आप हमको आके बता दो। हमारे बहुत तरह के पोर्टल खुल गए हैं, सीएम विंडो, जिसके ऊपर 12 लाख लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस डाली हैं। मैं हर जिले में जा रहा हूं, 500-500 700 लोगों की बात सुनता हूं, अधिकारी साथ जाते हैं। आपको धरना प्रदर्शन की जरूरत ही क्या है? पहले आके बताओगे, योग्य समय पर समस्या का हल हो जाएगा। समस्याओं का हल करने के लिए बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। हर दिन किसी एक योजना को पकड़ के इसको हल कैसे करना है, समस्याओं का समाधान, विवादों का समाधान, मेरा खुला चैलेंज है। आप समस्या के लेके आओ, मनोहर लाल का नाम समाधान है। हर चीज का समाधान हमारे पास हम करेंगे, हर चीज का करेंगे। कोई विकास की बात है, कोई डिमांड है, मांग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। 1,77,000 करोड़ रुपए का पिछली बार हमने बजट घोषित किया था, और इस बार और आगे बढ़ेगा। ये शोर मचाते हैं, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा, कर्जा ज्यादा। अरे भाई, कर्जे के एक सिस्टम है। आपके समय भी 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, अब 8 साल के बाद वो बढ़ेगा ही। कोई भी चीज 7 साल में, 6 साल में, 7 साल में डबल हो जाती है। और फिर हमारे पैरामीटर हैं, हम जो जीएसडीपी का 3% सालाना और टोटल कर्ज 25%, इससे ज्यादा कभी लेते नहीं हैं। हमारे सारे पास पड़ोस के प्रदेश दिवालिया हो गए हैं। उनके पास समय पर तनख्वाहें नहीं देती हैं, समय पर ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं कोई गलती हो रही हो तो अपने समय में ही, चाहे पुरानी गलती हो चाहे आज के समय की गलती हो, उसको पकड़ने में, उसको दंडित करने में कभी झिझकते नहीं है। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाक में कस दी है नकेल कि गलती कर सोचेंगे नहीं। चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता के आदमी हो, कर्मचारी हो, कोई गलती करता हुआ हमको ध्यान में आ जाए, रातों रात उसका बिस्तरबोरी कुंज करते हैं, रातों रात करते हैं। तो मित्रों, ये जो विपक्ष के लोग जो आलोचनाएं करते हैं, इनसे जरा पूछना चाहिए कि तुमने अपने टाइम पर क्या किया था। ऐसी योजनाएं जो आज हम बना रहे हैं, इन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा है। केवल कैसे लूटना खसोटना, सरकार का पैसा अपने और अपने चहेतों के जेब में कैसा डाले जाए, इसकी योजना लगातार बनाते थे। हम उससे कोसों दूर है मित्रों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो सहयोग और समर्थन आपने दिया। लेकिन अंतिम वक्ता जो होता है, वो खत्म करने से पहले लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए कुछ और बातें आएंगी, इंतजार है ना। तो एक बड़ी घोषणा मैं ये कर रहा हूं कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन अक्षय तृतीया, ये गजटेड हॉलिडे होगी और ये इस साल से लागू हो जाएगी। इसी प्रकार एक विषय आया है पैरावर की जमीन का। अरे कर रहे हैं, सुन तो लो, सारी सुनोगे कि नहीं? अभी सारी सुनोगे कि नहीं? क्या छुट्टी नहीं चाहिए? छुट्टी नहीं चाहिए?
अरे छुट्टी वापस ले लेता हूं मैं अगर नहीं चाहिए तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे सारी बोल रहा हूं, सारी आखिर तक तो सुनोगे कि नहीं? आखिर तक नहीं सुनोगे? आखिर तक सुनो, बैठो सुनो। इसी प्रकार जो ये पैरावर की जमीन का विषय आया है, पैरावर की जमीन आपको पता है ये झगड़ा आज का नहीं है। ये डिपार्टमेंट और हमारे सामाजिक संस्थान जो भी वहां रोहतक का संस्थान है उसका झगड़ा ये 2013 में शुरू हुआ था। 13 तक 2 बार इसको एक बार एक्सटेंड किया गया, 2 साल पहले टाइम था, 4 साल तक बिल्डिंग बनी नहीं। फिर उसके बाद इसके ऊपर पैसा वो नहीं भरा गया तो लगातार बढ़ता चला गया और एक नोटिस उसको कैंसिल करने का आ गया। डिपार्टमेंट भी गांव की बजाय शहर का हो गया। एचएसवीपी ने वो जमीन जो है एक्वायर कर ली। एक्वायर करने के बाद उन्होंने भी अपना खर्चा शुरू कर दिया, तो आखिर में ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं 2019 में गॉड ब्राह्मण कॉलेज में गया था और उस समय ये सारा विषय समझ में आया, उससे पहले हमको भी बताया नहीं किसी ने। और इस समस्या को हल करने के लिए मैंने हाँ भी की थी। और अगर गॉड ब्राह्मण कॉलेज के संस्था के लोग यहां बैठे हों तो 51 लाख रुपए उसमें दे के भी आया था मैं। बताओ, गॉड ब्राह्मण कॉलेज के लोग बैठे हैं, देखिए आया था ना। और वो 51 लाख आज तक भी खर्च नहीं कर पाए हैं, बैंक में यूं का यूं पड़ा है। और शायद 11 लाख रुपया और भी किसी ने दिया था। रामविलास जी 11 लाख दे के आए, ओम प्रकाश धनखड़ दे के आए। तो हम चाहते हैं कि वो कॉलेज संस्थान आगे बढ़े, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो विभाग में से चीजों को ठीक कराने के लिए टाइम लगता है। अब खैर कहानी में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो समस्या का हल हो गया है। वो जमीन पैरावर की गॉड ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। और एक नई बात बता रहा हूं इसमें, और एक नई बात बता रहा हूं, क्योंकि इस झगड़े में 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गया, कुछ हुआ नहीं। बाकी चीजों की भरपाई तो कर लेंगे, 13 साल कैसे उसमें से भरपाई करेंगे? इसके लिए किसी समाज के व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। मैं जवाब लेके आया हूं कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाएगा, ताकि ये 13 साल भी जो आपके खराब हुए हैं इसको भी हमने 55 तक कर दिया है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। तो इसी प्रकार मित्रों, भगवान परशुराम जी के ऊपर एक मन में यह भी विचार आया है कि उनकी जीवनी पर, उनके चित्र से एक पोस्टल स्टैंप, डाक टिकट ये जारी की जाए। इसके लिए, क्योंकि ये केंद्र का विषय है, हम हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनको हम यहां से पत्र लिख करके, और मुझे पूरा भरोसा है उनसे हम जारी कराएंगे, ताकि कभी भी किसी अच्छे मौके के ऊपर और उनकी एक जो है डाक टिकट ये जारी की जाए। जहां तक ईपीबीजी का विषय है, सुनने का विषय सुनिए, आप अलग अलग ना बोलो, एक एक चीज को सुनो। अब ईपीबीजी का मामला क्या था सुनिए। इसमें 10% का आरक्षण उन लोगों के लिए था जिनको बाकी आरक्षण कहीं नहीं मिलता। अब ये योजना पहले यहां बनी थी हरियाणा में, बाद में यही योजना केंद्र सरकार ने बना दी, नाम दूसरा था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% का जो आरक्षण यहां था वही सेंटर में था। हमने वो सेंटर की जो योजना है उसी को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए वो 10% का आरक्षण वो जारी रहेगा, ना वो EWS हो या EPBG हो, फर्क नहीं है। अब अंतर रह गया एक कि कुछ लोगों की भर्ती हुई थी, नाम सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा भर्ती को नियुक्ति पत्र मिल गए थे। लेकिन जब ये बीच में चेंज हुआ, केंद्र सरकार ने वो बनाया,
उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एक थोड़ा डंगा डाला था कि अब इसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो भर्ती होंगे वही लागू रहेंगे, बाकी बचे हुए ईडब्ल्यूएस के लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने उसमें अपील कर दी है कि ऐसे जो बचे हुए 400-500 लोग हैं, वो जो ईपीवीजी के हैं, उनकी तारीख भी शायद 20-22 तारीख लगी हुई है। हम पुरजोर हाई कोर्ट के अंदर अपने वकील को खड़ा करके इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उन बचे हुए लोगों को भी हम नियुक्ति दिला सकें, उनको नियुक्ति हम दिला सकें। ये हम 20 और 22 तारीख के आसपास इसका निर्णय हम करवाएंगे। अब मित्रों, एक जो विषय रह गया है जिसके बारे में अभी नीचे से आवाज उठ रही थी, और वो विषय है डोलीदार। मुझे पता है ये भी बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये जब डोलीदार का कानून बना था उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जब ये कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसके अंदर कई बातें आई। हमने एक अमेंडमेंट उसमें किया था कि कोर्ट का जो रास्ता साफ कर दें। अब जो साफ हो गया है वो आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर दो हिस्से हैं। एक प्राइवेट जमीन जो लोगों ने अपने पंडितों को डोलीदार, भोंडीदार, जो भी कुछ नाम रखे हैं, उनको दी हुई है। एक है जो सरकारी जमीन है, पंचायती जमीन है या नगर पालिकाओं की जमीन है, वो भी उन्होंने दे दी। अब जो एक्ट बना करके केंद्र की भी मोहर उस पर लग गई है, वो अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हो गया है कि जो प्राइवेट जमीन है लगभग 1700 कुछ एकड़ है, जो बहुत गरीब छोटे छोटे परिवारों को और मिली हुई है गांव के अंदर, वो सारी प्राइवेट जमीन का जो डोलीदार का एक्ट है वो फाइनल करके वो जमीन छूट गई, वो उनको दे दी है। जहां तक सरकारी जमीन की बात है, सरकारी जमीन में भी जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है, जो पंचायतों की जमीन ग्रामीण क्षेत्र की, उसमें भी यदि मकान बनाने के लिए या खेती करने के लिए थोड़ी जमीन दी जाती है, उसका भी प्रावधान मैंने करना है, पॉलिसी बनानी है। लेकिन उनको परिवारों को भी खेती के लिए और जो मकान के लिए आवश्यक जमीन उसको छोड़ने का एक्ट भी हम बना देंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए, लेकिन जहां तक बहुत जिन्होंने धंधे व्यवसाय करने हैं, जिन्होंने करोड़ों की जमीनें वो लेकर के कुछ ने बेच भी दी हैं, कुछ ने बेचने का काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा कठिनाई आएगी। और मैं समझता हूं समाज सब बातों को समझता है। कुछ लोगों का तो लालच है, कुछ को अपना घर और अपने परिवार का गुजारा भत्ता करना, गुजारे भत्ते और जो मकान के लिए वो सारी जमीनें छूटेंगी। लेकिन जो बेच करके करोड़ों रुपए का लालच करते हैं वो पहले ही कोर्ट ने बंद किया है, उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, ऐसा इसके अंदर एक निर्णय किया है। जहां तक करनाल की स्थानीय योजनाएं हैं, जैसा मैंने बताया है, अभी एक चौक का नाम फुआरा चौक, जो भाई मतीदास सतीदास छिपड़ चौक, वो हमने रख दिया है। एक जमीन का विषय आया है कि इनको कोई धर्मशाला के लिए जमीन, तो इसमें भगवान परशुराम सेवा सदन के नाम से एक 2000 मीटर का प्लॉट, ये इनको, क्योंकि वो एचएसपी का नियम है, उस नियम के आधार पर अप्लाई करेंगे तो उनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2000 एकड़ का ये प्लॉट, और केवल करनाल में नहीं, और भी जगह पर जहां जहां जरूरत होगी धर्मशाला के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो जो नियम पॉलिसी है उसके हिसाब से ये प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये जो भगवान परशुराम जी का चौक है करनाल में, उसका रेनोवेशन करना है, अपडेशन करना है, क्योंकि बहुत पुराने समय से उसका रखरखाव नहीं हुआ, उसका रखरखाव भी किया जाएगा। और भगवान परशुराम चौक से गांधी चौक तक वो जो मार्ग है, जो डॉक्टर कल्पना चावला के कॉलेज के सामने वाला मार्ग है, उसका नाम भगवान परशुराम मार्ग ये भी रख दिया जाएगा, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। एक हमने कहा है कि कोई शहर के अंदर बड़ा कोई पार्क यदि हमको मिलेगा, अभी ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, अगर बड़ा पार्क कोई मिलता है तो वहां भगवान परशुराम जी का एक स्टैच्यू ये भी लगवाया जाएगा, ऐसा भी हमने यहां के लोगों को विश्वास दिया है। कुछ धर्मशालाएं हैं यहां करनाल में, कुछ धर्मशालाओं को तो पैसा हमने रिलीज किया है, हमारे पास आ गए थे एप्लीकेशन लेकर के, उनको दिया है, वो मान भी गया कि हमको मिला है। लेकिन 2-3 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जिनको वो मुख्यमंत्री का जो सहायता कोष होता है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन कोटा है,
वो नहीं मिलता है, तो यहाँ हमारे सुरेंद्र बड़ौता जी और बाकी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके जिनको नहीं मिला है उनकी लिस्ट मुझे तो क्या देंगे, अपने आप वो इकट्ठा करके और उसमें बांट लेंगे। 31 लाख रुपया उन धर्मशालाओं के लिए, और ये भी घोषित किया जाता है। बात 21 लाख की कही थी, उन्होंने कहा 31 कर दो, हमने कहा 31 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये स्थानीय कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं ये मैंने की है, और जो बातें आप लोगों ने बताई उसके आधार पर जितनी रमेश कौशिक जी ने एक बात कही थी कि जो काम होने वाले हैं मुख्यमंत्री जरूर करते हैं, लेकिन जो नहीं होने वाले हैं कभी झूठ बोलने का काम मैंने किया नहीं। रास्ता निकालने के लिए समय लग सकता है, लेकिन कोई चीज नहीं होने वाली है तो उसके लिए घोषणा करना ये उचित नहीं होता, वरना एक बार घोषणा होने के बाद फिर पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं सब लोग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सब बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, और मैं समझता हूं समाज की चिंता, देश की चिंता, प्रदेश की चिंता आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। जो काम आप सब करते हैं वो सरकार करती है, जो सरकार करती है वो आप सब करते हैं, और मिलकर के एक साथ हाथ से हाथ मिला करके और एक तालमेल बैठा के आपस में चले। इस नाते से जो जो डिमांड्स हमारे नेताओं ने, सांसदों ने, चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा पूर्व मंत्री हैं, चाहे सांसदों में संजय भाटिया जी हैं, हमारे अरविंद शर्मा जी हैं, डीपी वत्स जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं, या अभी जो हमारे साथ जुड़ गए इंडिपेंडेंट इस नाते से बन रही, वो सांसद बने होंगे लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हमने भी उनको सांसद बनाने में सहयोग किया। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं जैसी जैसी उन्होंने सजेशन दिए वो सारे सजेशन के हिसाब से हमने ये सब मांगे मान ली हैं। बहुत